जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। मसलन आप कारोबारी हैं तो आप जाते हैं वहाँ पर, तो आपसे जब वो पूछते हैं कि आपके आने का मकसद क्या है, तो आप वहाँ पे, जब मैं गया था तो मैंने फौरी तौर पे अपना जो है NTN दिखाया, मैंने अपना बिज़नेस का रजिस्टर्ड होने का सबूत दिया, बैंक स्टेटमेंट दिखाई। तो मैंने कहा कि मैं जो है बिज़नेसमैन हूँ और मैं कारोबार के लिए नए मौके जो है तलाश करने के, आपके मुल्क से मैं क्या बिज़नेस ले सकता हूँ या आपके मुल्क को क्या बिज़नेस दे सकता हूँ। तो ये चीज़ उन्हें मुतमईन करती है कि ये एक बिज़नेसमैन हमारे पास आया है और ये जो है हमारे मुल्क में सरमायाकारी करेगा या सरमायाकारी लाएगा, जिसकी बिना पर वो आपको भरपूर इज्जत के साथ आपको क्लियरेंस दे देते हैं और आप इस तरह एयरपोर्ट क्रॉस करके मलेशिया में जिस तरफ जाएं, जिस तरफ चाहें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगला, ये तो बहुत लंबी सी गुफ्तगू होगी, अभी मैं आपसे छोटे छोटे सवाल करूंगा, मुझे यकीन है कि आप उनका जो है ना दो टोक जवाब देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ से जब आप लिखवाते हैं वीज़ा तो उसके चार्जेस क्या हैं? मैं तो गालबन आज से ज़्यादा, जब काफ़ी अरसा हो गया गया हूँ, उस वक्त देखिए ये दो टोक आंसर नहीं है, आप दो टोक जवाब देंगे जो है ना। इस वक्त का मुझे नहीं इल्म है इस वक्त, लेकिन 5 से 6 हज़ार बहुत हुई, हद 8,000 फीस होगी। अच्छा, टिकट कितने का है? टिकट जो है तकरीबन मलेशिया का जो रिटर्न टिकट है मेरा ख्याल है 85,000 के लगभग है, रिटर्न टिकट। अच्छा, अगली बात मुझे आप ये बताएं, ये तो था टिकट और वीज़ा, वहाँ पर जब आप जाते हैं, होटलिंग भी आपने की होगी, तो होटलों में क्या होता है खाने पीने के हवाले से? पाकिस्तान, इंडियंस, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज डिशेस होती हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मलेशिया जो है उसके अंदर पाकिस्तान और इंडियन बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है और पाकिस्तानियों की और इंडियंस की अक्सरियत जो है कारोबार कर रही है। आप जब अगर कोलालमपुर, वहाँ पे केल कहा जाता है उसको, वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे मस्जिद इंडिया एक जगह है जहाँ पे आपको पाकिस्तानी रोटी, पाकिस्तानी सालन, चावल, मुर्ग पुलाव, चिकन बिरयानी, ये हर चीज़ आपको वहाँ पे मैसर है और मलेशिया में तकरीबन हर जगह आपको ये चीज़ें मैसर हैं, इसलिए वहाँ पे कोई डाइट का कोई मसला नहीं है, आपको जो है वहाँ पे पाकिस्तानी खाने भी मिल जाए। अच्छा, वहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? उनकी लोकल लैंग्वेज मले है। और ज़्यादातर कौन सी बोली जाती है? चूँकि मलेशिया के अंदर टूरिज़म बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इंग्लिश जो है जो बोलना जानता है तो वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वहाँ पे मलेशिया में आपने क्या देखा कि आपको काम काज यानी कि मार्केटों के अंदर जो कारोबारी लोग हैं, ख़वातीन ज़्यादा नज़र आई या मर्द हज़ार ज़्यादा नज़र आए? देखें, वहाँ पे ज़ाहिर है दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो जो शॉप्स हैं वहाँ पे औरतों का ट्रेंड ज़्यादा है। सेल्स गर्ल्स यानी कि आप सेल्स की जो आप बात कर रही हैं कि जो शॉप्स के अंदर स्टाफ है तो उसमें जो है सेल्स गर्ल्स का ज़्यादा रुझान। अच्छा, गाड़ियों में बाइक, साइकिल्स, गाड़ियाँ, वहाँ पे जो है स्कूटी जो है जिसे मोटरसाइकिल है वो तकरीबन आपको अक्सरियत जो है लड़कियों और लेडीज़ की नज़र आएगी जो चलाती हैं। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि जो यहाँ से मलेशिया जाना चाहता है उसके पास कितने पैसे हो तो वहाँ पे जाके वो अपना कारोबार कर सकेगा? वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मलेशिया के अंदर वो बंदा जाए जो मलेशिया के कल्चर को जानता है और मलेशिया को पहचानता है। अगर आप किसी के ऊपर जा रहे हैं तो मैं एक बात आपको बताऊं कि मलेशिया के अंदर ट्रस्ट वर्दी लोग बहुत कम हैं। अक्सर लोग जो है अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वहाँ पे लुटा देते हैं और मलेशिया के अंदर मजदूरी जो है वो बहुत मुश्किल है। 800 से लेके 1200 रिंगिट तक तनख्वाह होती है और ये है कि रिहाइश कंपनी ज़्यादातर दे देती हैं लेकिन खाना वाना अपना होता है। और चूँकि जो मलेशिया, देखिए मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, आप तो जॉब की तरफ चले आ रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बंदे के पास पैसा हो, उसने बिजनेस करना है तो कितना पैसा उसके पास हो तो वो अपना कारोबार, ये जो जॉब होती है वो बिजनेस में नहीं आती, आप मुझे ये बताएं उसके बाद कितना पैसा हो तो वो अपना कारोबार कर पाएगा मलेशिया के अंदर? देखें, जो कारोबारी आदमी होता है उसके पास जितने भी पैसे हों तो वो उससे काम कर लेता है मिनिमम। मैंने, आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। आप अगर समझना चाहते हैं कि वाकई ये मलेशिया में क्या कर सकते हैं, मेरी बात पूरी तरह सुने। तो भाई बात ये है कि जो कारोबारी आदमी है वहाँ पे मैंने एक बंदे को छलियाँ जिसे भुट्टा कहते हैं वो भी भूनते हुए देखा है। अब उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? उसमें मेरा ख्याल है उस बंदे
पास 2 से 4 हज़ार रुपये एक पाकिस्तानी भी होगी तो वो कर लेगा। और वहाँ पे मैंने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखे हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, जैसे लोएट है, बीबी प्लाजा है, प्रिविलियन है। वहाँ यानी कि जैसे पाकिस्तान में ऐसे ही वहाँ पे चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, कारोबारी आदमी जो है वो जहाँ जाए वो काम कर सकता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जैसे कहा जाता है कि मलेशिया जो है ना इस्लामी मुल्क है? देखें, मलेशिया बिल्कुल इस्लामी मुल्क है। जो लोकल मले लोग हैं वो नमाज के पाबंद हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा जो बात मुझे पसंद आई है कि जैसे हम मुसाफ़ा करते हैं ईद की नमाज़ों में, वो हर नमाज के बाद मुसाफ़ा करते हैं। और वहाँ पे जो नमाजी हजरात हैं उनमें एक चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगी कि अगर वो फजर की नमाज पे आ रहे हैं तो हाथ में डिस्पोजेबल टिफ़न लेके आएंगे, उसको जाके कोने में रख देंगे, और बहुत सारे टिफ़न पड़े होंगे, हर नमाजी 2, 4, 5 इस तरह लेके आएगा कि परदेसी लोग, गरीब आदमी वहाँ से उठा के खाना खा लें। इसी तरह ज़ोर की नमाज के टाइम लंच जो है वो चीज़ें ले आते हैं, इशा की नमाज में डिनर के लिए वो ले आते हैं। तो आपका कितना अरसा गुजरा है मलेशिया? अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। जी, मैंने 3.5 साल तकरीबन गुजारा। तो 3.5 सालों में कितनी बार मस्जिद से खाना खाया, सच्ची बताइएगा? एक बार भी नहीं खाया। माशाल्लाह, एक बार भी नहीं खाया। और लंच बॉक्स कितनी बार लेके गए? एक बार भी नहीं लेके गए। लेके और भी नहीं गए। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मैंने एक बार भी लंच बॉक्स भी नहीं उठाया और लंच बॉक्स लेकर भी नहीं गए। और इनका ये कहना है कि मलेशिया की मस्जिदों में जब लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो अपने पास अपने साथ लंच बॉक्स लेकर आते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं कि कोई बंदा परदेसी होगा, कोई ऐसा मुसाफिर होगा कि जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो वहां से खाना उठाकर खा लेगा। अच्छा कामरान साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर आप होटल पे जाते हैं तो जैसे कि यहाँ पर एक पुलाव या बिरयानी की प्लेट तो ऑलमोस्ट 200 से लेकर 150 से लेकर 200 तक नॉर्मल मिल जाती है, ठीक है? वहां पर कितने की मिलती है? अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है कि मैंने इस पे पूरी कैलकुलेशन निकाली हुई है। अच्छा। कि जब मैं वहाँ गया था तो उस वक्त 120-30 रुपए की या 50 रुपए की यहाँ पे मुर्ग पुलाव की प्लेट निकल आती थी। लेकिन जब रिंगेट्स में हम करते थे तो वहाँ जाके हमें इतने ही की पड़ती थी जितनी पाकिस्तान में। वेरी गुड। लेकिन रोटी चूँकि वहाँ पे आटा और गंदम का जो मामला है वो ज़रा वहाँ पे गंदम नहीं होती तो रोटी बड़ी महंगी पड़ती थी। अच्छा। वो तकरीबन हमें एक रोटी जो है जब यहाँ पे 5 रुपए की थी तो वो हमें 50 से 60 रुपए की पड़ती थी। अच्छा, चाय, कॉफी, कहवा? चाय जो है वो 2 रिंगिट की थी वहाँ पे चाय को ते तारे कहते हैं। अच्छा। और जो है वो उस वक्त आप हिसाब लगा लें 60 रुपए की तकरीबन एक कप था। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई लाहौरिया चला जाए तो उसको नान चने भी मिलेंगे कि मुश्किल है? बिल्कुल जी, लाहौरिया चला जाए तो नान चने भी मिलेंगे, आपको हर तरह का खाना मिलेगा। मलेशिया में जो है काफ़ी सारे होटल थे जहाँ पे, जैसे यूके एशिया होटल, वो सियालकोट का आदमी था, उसके पास तमाम पाकिस्तानी मिलते थे खाने। और एक वहाँ पे होटल था दिल्ली दरबार होटल, वो दो कज़न थे, एक जो है कराची का था और एक दिल्ली का था, और उन दोनों ने जो है मिल के वहाँ पे जो है ये बनाया था। तो आपको खाने की कोई टेंशन नहीं है, खाना आपको मिल जाएगा। अच्छा, आखिरी बात मेरी ये है कि मुझे ये बताएं कि जैसे वहां पर आप जाते हैं तो आपके पासपोर्ट वगैरह ये दूसरी तीसरी चीजें अगर गुम हो जाती हैं तो फिर? अच्छा, ये वाकया मेरे साथ भी हो चुका है कि मेरा पासपोर्ट जो है वहाँ पे एक एजेंट 8000 रिंगिट दे के, और उस पर प्रोफेशनल वीज़ा लगाना था मैंने, तो वो लेके भाग गया था। तो मैं ये बात आपने जो की है ये एक बहुत बड़ा मसला भी है और बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये मेरे जहन में बात आ गई कि देखें, किसी भी मुल्क के अंदर जो है एम्बेसी जो होती है वो उसका एक घर होती है, उसके तमाम मसाइल हल करने के लिए होती है, ना कि उसके लिए मसाइल पैदा करने के लिए। तो जब मेरा पासपोर्ट वहाँ पे गुम हुआ तो मुझे बिल्कुल उसी तरह धक्के खाने पड़े जैसे पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में खाने पड़ते हैं। तो मैंने तो जब ये था कि FIR वहाँ पे दर्ज कराई, जो सबसे पहला काम है कि भाई आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, पाकिस्तान में भी होता है, आप FIR दर्ज कराएं। तो अब आपको एक बात बताऊं कि मेरी जो FIR थी, मैंने नॉर्मल FIR नहीं करवाई थी, मैंने एक बाकायदा क्रिमिनल FIR, और उसमें यही लिखा था कि मुझसे फलां एजेंट जो है पासपोर्ट ले गया और 8000 रिंगिट, और वो गायब हो गया और नामालूम जगह पे चला गया है। आप पाकिस्तान के किसी थाने में FIR इस किस्म की दर्ज कराना चाहें, गुम की तो आप कराएंगे, वो कहेंगे जी आए जी फौरन ये ले आए तो ये कर देंगे, लेकिन जब उसको क्रिमिनल शक्ल देंगे, ओरिजिनल जो आपके साथ वाकया हुआ है, तो वो थाना आपकी जो FIR नहीं काटेगा। मुझे वहाँ पे बाकायदा दांग वांगी एक जगह है
ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी मल्टीनेशनल बैंक में आ गया हूँ, थाने में नहीं आया। कि ख़वातीन जो हैं वो रिसीव करने आई गेट से कि जी आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरा यूँ एक बंदा जो है एजेंट वो मुझसे पासपोर्ट ले गया है और वो मेरे पैसे भी ले गया और अब मैं इस मुल्क में बिल्कुल जो है विदाउट डॉक्यूमेंट्स फिर रहा हूँ, तो मुझे FIR करानी है और इस FIR की बेस पे तफ्तीश भी करवानी है, उस बंदे को पकड़वाना भी है और अपना नया पासपोर्ट भी बनाना है। तो वो मुझे जो वहाँ की मुहर्रर ख़वातीन थी उनके पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा जी क्या मामला है, और बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बैठा हूँ। उन्होंने कहा कि जी आप खुद टाइपिंग करना जानते हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने अपना कंप्यूटर जो है वो एक स्टैंड था मूविंग, वो घुमा के मेरी तरफ कर दिया। उन्होंने कहा जी जो लिखना है आप लिख दें। मैंने अपनी पूरी स्टोरी अपने अल्फाज में लिखी और उन्होंने वो FIR रजिस्टर्ड की और साथ ही उन्होंने कहा कि ये FIR हमारे तमाम ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू सब जगह चली गई है, ये बंदा मलेशिया से भागेगा जाएगा आएगा, अब ये ट्रैवल नहीं कर सकेगा। उन्होंने मुझे फिर एक रसीद दी, उस पर 2 रिंगिट फीस थी, उसकी रसीद 2 रिंगिट की दे के FIR की कापी अटेस्ट करके मुझे दे दी। अब ये देखें वहाँ के इदारे का काम। अब जब मैं वो FIR लेके पाकिस्तान एम्बेसी गया तो पहली तो बात है कि हमें चपरासी नहीं अंदर जाने दे रहा गेट में। जी क्या वजह है, जी क्यों आना है आपने, क्या मसला है, अभी अंदर मीटिंग चल रही है, ये है वो है। बहरहाल हम लड़ झगड़ के किसी तरीके से अंदर चले गए। वहाँ पे पासपोर्ट के लिए नई एप्लीकेशन दी, FIR की कापी लगाई, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल ना एंटरटेन किया अमले ने, ना किसी किस्म का वो उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया। फिर मैं मायूस होकर चला गया, 2-3 महीने में धक्के खाता रहा। आखिर फिर जो है हमने यहाँ इस्लामाबाद में हमारे एक जानने वाले थे जो फॉरेन अफेयर वजारत खारजा में जॉब करते थे, उनसे रब्ता किया। उन्होंने फिर वहाँ पे एम्बेसी में कॉल की, फिर मुझे एम्बेसी से कॉल आई। मैं उस टाइम दूसरे सूबे पिनांग में था, तो वहाँ से मैं जो है आया हूँ। आके तो मैंने जब किया तो बैठे चाय बन रही थी, तो मेरा ख्याल है विदिन हाफ एन आवर के अंदर जो है मेरा पासपोर्ट उन्होंने मुझे दे दिया। जबरदस्त। अच्छा मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये बताएं कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हो, कराची में चले जाओ तो जगह जगह से आपको बिरयानी मिल जाती है और सरेआम मिल जाती है बहुत ज़्यादा मिकदार में, 30 रुपए की प्लेट से लेके 300 रुपए तक की प्लेट मिल जाती है। लाहौर में चले जाओ तो नान चने, रावलपिंडी इस्लामाबाद में चले जाओ तो पुलाव शामी। तो वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बना के सेल करते हैं खाने पीने के हवाले से? असल में जो मलेशियन है वो उबले हुए चावल खाते हैं और उसको नासी कहते हैं वहाँ की ज़ुबान में। अच्छा। और मछली है वहाँ पे, लेकिन आपको मैं ये बताऊँ कि जो हमारा पाक वतन है इसके खानों की मिसाल नहीं है, ना इसका कोई है। यहाँ की आप मछली खाएं तो आपको दिल ही नहीं करता, कहते हैं कि खाते रहें हम। लेकिन वहाँ की मछली का आप एक नवाला लें तो मैं तो कम से कम दिल करता था कि मैं जो है वो भी बाहर निकाल दूँ। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जो है उबले हुए चावल, मछली और ये चीज़ें जो है ना वहाँ पे चलती हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये थे कामरान अली राना जो कि एक्सपर्ट्स हैं मलेशिया के वीज़े के हवाले से। वो अपनी आपबीती भी आपको बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि अगर आप मलेशिया में जाते हैं तो आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और कामरान साहब का अपना चैनल भी है फ्रेग्रेंस न्यूज़ के नाम से, उसको आप सर्च करके सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इनसे डायरेक्ट भी उस चैनल के ज़रिए मिल सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।